चलिए वन मोर एग्जांपल ऑन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। सेल्स दिया है दोनों का, इंक्रीजिंग स्टॉक दिया है। तो इंक्रीजिंग स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। ये इनकम भी दिखाया है, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है। एक्सपेंसेस दिए हैं, परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी इसे बोलेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। प्रोडक्टिविटी ये जाएगा एम्प्लॉइज बेनिफिट के अंदर, सन्ड्री एक्सपेंसेस जाएगा अदर एक्सपेंसेस के अंदर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स ये जाएगा टैक्स के अंदर। और ये नीचे दिया है एप्रोप्रिएशन। ये प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है 6000, प्रपोज इक्विटी दिया है आपको 40 एंड 40 एंड बैलेंस कैरी डाउन दिया है, लिखा है 96 एंड 102। Additional information: H hold 3000 equity shares of 100 each in S Limited, whose capital consists of 4000 equity shares of rupees 100 each. कहने का मतलब ये कि जब हम स्टेप 2 करेंगे, स्टेप 2 क्या होगा? proportion of holding and minority। proportion of holding and minority, होल्डिंग कितने शेयर खरीदता है और माइनॉरिटी कितने खरीद के रखा है। अब जो सब्सिडी कंपनी है, सब्सिडी कंपनी के इक्विटी शेयर्स 4000 है, ठीक है। तो इक्विटी शेयर की बात करें, इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स भी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडी कंपनी के 4000 है, जिसमें से होल्डिंग ने 3000 खरीद के रखे हैं, और इसीलिए माइनॉरिटी ने कितने खरीद के रखे होंगे? 1000। रेशियो कितना हो जाता है? 3/4 एंड 1/4, 3:1। उसी तरीके से सब्सिडी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी है, देखो 1000 प्रेफरेंस शेयर्स है, जिसमें होल्डिंग ने कितने शेयर खरीदे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं दिया आपको, मतलब एक भी शेयर नहीं खरीदा है। माइनॉरिटी ने कितने खरीदे होंगे? सब के सब 1000 के 1000, ठीक है। The shares in S Limited were acquired by H Limited on 1st July 2022। अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को, यानी अकाउंटिंग ईयर है हमारा 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक हमारा अकाउंटिंग ईयर है। शेयर्स खरीदे गए हैं इसके बीच में 1 जुलाई 2022 को खरीदे गए हैं, मतलब अप्रैल में जून, 3 महीने आगे और 9 महीने पीछे। तो रेशियो कितना होगा? 1:3, ठीक है। प्री एक्विजिशन पीरियड 1, पोस्ट में कितना आएगा? 3। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गई, 1 एंड 2। चलिए फिर डायरेक्ट हम डिसाइड करेंगे कि कैपिटल प्रॉफिट कितना और रेवेन्यू प्रॉफिट कितना। चलिए अब यहां देखिए, आपको एप्रोप्रिएशन दिया है, यहाँ पे देखो एप्रोप्रिएशन। आप देख सकते हैं कि जो सब्सिडी कंपनी है उसका आपको प्रॉफिट दिया है 1,48,000। 148 में से 6000 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड है, 40,000 रुपए इक्विटी डिविडेंड है, और बाकी के पैसे यहां पड़े। तो हम क्या करेंगे? देखो जो प्रेफरेंस डिविडेंड है 6000, उसको छोड़ के बचे कितने? 40 और 1,02,000, इन दोनों को साथ में प्लस कर देंगे। और ये 40 और 1,02,000 थ्रू आउट द ईयर कमाए थे। ये 6000 भी जो प्रेफरेंस डिविडेंड में दिए हैं वो थ्रू आउट द ईयर ही कमाए हैं, बट इसको हम यहाँ लेंगे नहीं, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट के टेबल में, डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में लेंगे नहीं। अदरवाइज ये 6000 बढ़ जाएगा, होल्डिंग के बीच में भी बढ़ जाएगा, जिसपे होल्डिंग का हक ही नहीं है। होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स बाय ही नहीं किए, तो प्रेफरेंस शेयर्स में से होल्डिंग कंपनी को कुछ मिलना ही नहीं चाहिए डिविडेंड में से। तो हम करेंगे क्या? हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो सब्सिडी कंपनी का है, हम लिखेंगे कि ओपनिंग में कितना था, थ्रू आउट द ईयर कितना था, एंड मिला के क्लोजिंग में कितना होगा। अब ये तो आपको दिया है फॉर द ईयर, मतलब ये 40 और 1,02,000 तो पूरे साल, एक ही साल का है ना, ओपनिंग का तो है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया है देखो।
तो ये जो दिया है आपको 1,42,000 वो थ्रू आउट द ईयर है, ओपनिंग में था नहीं, और यही क्लोजिंग में है। यहां मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिया है, समझ गए ना। अगर मैं प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे ले लेता 6,000, तो ये फिर यहाँ पे होल्डिंग और माइनॉरिटी में बट जाता, होल्डिंग में भी बट जाता, तो वो तो गलत होता ना, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर तो बाय ही नहीं किए। अब इस 1,42,000 को तुम 3:4 में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। 1,42,000 आगे कितना था, तो डिवाइड बाई 4 × 1, तो ये हो जाने वाला है 35,500, और बाकी बचा कितना, 1,42,000 माइनस कर देंगे 106,500, टोटल कितना 35,500, 106,500, होल्डिंग और माइनॉरिटी, होल्डिंग एंड माइनॉरिटी 3/4 एंड 1/4 की बेसिस पे, है ना। तो 35,500 डिवाइड बाई 4 × 3, ये आ जाएगा 26,625 माइनस 35,500, ये आ जाएगा 8875। उसी तरीके से 106,500 डिवाइड बाय 4 × 3, तो ये आ जाएगा ये वाला, ये 79875 माइनस 106,500, 26,625, डन। ये हो गया सर। फिर हम ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गई, ये वर्किंग नोट नंबर 3 हो गई, स्टेप 3 था हमारा। स्टेप 4 में हम कैपिटल रेजो में ट्रांसफर करेंगे वो, और कैपिटल रेजो में कितना ट्रांसफर होगा, जो होल्डिंग कंपनी का जो कैपिटल प्रॉफिट था ये वाला, ये पूरा 26, है ना, तो यही यहाँ पे आ जाएगा 26,625, समझ गए ना। यही यही नीचे आ जाने वाला है, क्लियर। चलो फिर स्टेप 4 में, स्टेप 5 में माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितने वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। जो कैपिटल प्रॉफिट में हिस्सा था माइनॉरिटी का वो कितना था 8875, जो रेवेन्यू प्रॉफिट में हिस्सा था वो कितना था 26,625, मिला के कितना होगा 35,500, जहां से हम ये जो इक्विटी डिविडेंड है ना, उसमें जो माइनॉरिटी का था वो माइनस कर देंगे, यानी 40,000 उसको अलग से दिखाना है, इसलिए कितना डिविडेंड मिला होगा उनको 1/4 जितना, मतलब यहां से माइनस कर देंगे 10,000, तो ये हो जाने वाला है 25,500, क्लियर कि नहीं, समझे कि नहीं। समझे कि नहीं बच्चों। देखो क्या था एग्जैक्टली क्या था, जब ये मैंने 35,000, ये जो 35,500 लिखा है ये, ठीक है, ये यहां से आया, ये 142 है, क्या इस 142 में क्या डिविडेंड, ये इक्विटी डिविडेंड ऐड है क्या नहीं 40,000, यस ऐड है, तो 40,000 ऐड ही था, डिविडेंड ऐड था, फिर हमने ये सब किया। अब करना क्या है, अब ये जो हम लिख रहे हैं 26,625 लिख रहे हैं या 8875 लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं बच्चों,
उसके अंदर ऑलरेडी डिविडेंड तो ऐड ही है। अब क्या करना है, जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट ढूंढो तो माइनॉरिटी का जो इक्विटी डिविडेंड था उतना ही पोर्शन 1/4 जितना आपको यहां से माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि इसको आपको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से दिखाना है, इसलिए, और दूसरा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, चलिए, वर्किंग नोट कंप्लीट। अभी हम अंदर लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहले पहले क्या आएगा, हम लिखेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, कंसोलिडेटेड। चलिए, पहले क्या आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बताओ सेल दोनों का कितना है, 16 लैक्स एंड 13 लैक्स, ये दोनों का सेल। तो ये हो जाएगा 16 प्लस 13 कितना, 29। यस और नो? 16 लाख वो, 13 लाख वो, कितना हो जाएगा, 6 3 9, 29 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए, इंक्रीज इन स्टॉक जो है बच्चों, वो एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक। तो अदर इनकम में नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डैश कर देंगे। ये हो गया 29 लाख आपकी टोटल इनकम। एक्सपेंसेस यहां से क्या कर देंगे, माइनस। एक्सपेंस में पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जिसमें हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, लेकिन यहाँ तो परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है, इसलिए यहाँ पे मैं डैश कर देता हूँ। फिर लिखते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, मतलब रेडीमेड गुड्स खरीदा होगा वो, जो आपको बोली दिया है कि फिनिश्ड गुड्स कितना खरीदा है, 10 और 8, दोनों का टोटल कर देंगे, 10 लाख और 8 लाख, यानी 18 लाख। ठीक है, फिर चेंज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें हम लिखते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस, तो यहां पे आ जाएगा ये वाला 106 एंड 200, यानी ये आ जाएगा 3,06,000, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक था और मैंने एक्सपेंस में लिखा है तो यहां से माइनस कर देंगे। चलिए, फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट कॉस्ट, यहां पे आ जाएगा प्रोडक्टिव वेजेस 3 लाख एंड 2 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख। ठीक है, फिर फाइनेंस कॉस्ट में कुछ नहीं है, डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन में कुछ नहीं है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर सन्ड्री एक्सपेंसेस आ जाएंगे 150 एंड 212, 150 एंड प्लस 212, तो हो जाएगा 3,62,000। डन, 3,62,000। चलिए, अब फटाफट हमको टोटल कर देना पड़ेगा, इसका मैं कर देता हूँ। 18 लाख में से 306,000 माइनस कर दिया, प्लस 5 लाख प्लस कर दिया, प्लस 3,62,000 प्लस कर दिया, तो ये हो गया बच्चों 23,56,000। अब मैं माइनस कर दूंगा इनकम में से एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऊपर 29 लाख था, तो ये आ जाएगा 5,44,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,44,000, तो ये जो दोनों है ना, ये वाले, ये 544 हो जाने चाहिए, ये वाले। ठीक है, हो रहा है। यहां से क्या कर देंगे, टैक्स माइनस कर देंगे, दोनों का जो टैक्स था वो माइनस कर देंगे यहां से। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देखो यहाँ लिखा है 1,20,000 एंड 140, तो हो जाएगा 260। ठीक है, तो 5,44,000 माइनस 260 कितना हो जाएगा, 2,84,000। दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यहां से हम करने वाले हैं एप्रोप्रिएशन, अब ये ध्यान से देखना होगा आपको, एप्रोप्रिएशन।
एप्रोप्रिएशन जब भी हम करेंगे तो पहले लिख देंगे वो प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है ना। जो प्रेफरेंस डिविडेंड, अब ये जो 2,84,000 जो आया है बच्चों, ये वाला जो आया है वो दोनों का प्रॉफिट का टोटल है ना। होल्डिंग भी आ गया, सब्सिडी भी आ गया, और इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड अलग से निकालना पड़ेगा, ये 6,000 जो सब्सिडरी कंपनी को पे करना है, उनके सब्सिडी को पे करना है उनकी माइनॉरिटी को। आप समझ गए ना, यानी होल्डिंग तो क्या सोचेगी, होल्डिंग तो दोनों का प्रॉफिट प्लस कर रही है। होल्डिंग ने क्या कर दिया, प्रॉफिट दोनों का प्लस कर दिया कंसोलिडेटेड के अंदर। बट होल्डिंग को ये पैसे में से 6,000 तो सब्सिडी कंपनी के वो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो यहां से क्या कर देंगे, पहले पहले माइनस, फिर लिख देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हमने ढूंढ के रखा है, कितना है 25,500। फिर लिखेंगे कैपिटल रिजर्व जो हमने ढूंढ के रखा है 26,625। फिर आपको लिखना पड़ेगा प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे, होल्डिंग ने कितना प्रपोज करके रखा था 40, तो होल्डिंग ने 40 प्रपोज करके रखा था, तो वो लिख दोगे यहाँ पे। एंड आपने जो यहाँ से माइनस कर दिया था 10, क्योंकि आपको उसको सेपरेट ही लिखा ना, तो यहाँ लिख दोगे, तो हो जाएगा 50। समझ गए। लास्ट में यहाँ पे आने वाला है कैपिटल रिजर्व। क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। कैसे, देखो इसके लिए एडजस्टमेंट था, थर्ड एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर, ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड सोल्ड, ओहो, ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड सोल्ड to H Limited goods costing 50 at the selling price of 60, 1/4 of the, अभी हमसे गलती क्या हो गई, देखो ये जो एडजस्टमेंट था 60 ये आईसीटी में था, तो होगा क्या 60,000 इसके सेल्स में से माइनस होगा, यहां से माइनस होगा, क्योंकि आईसीटी में परचेज और सेल निकल जाता है, तो हो क्या जाएगा 290 में से 60 माइनस हो जाएगा 29 लाख से, सॉरी, तो 29 लाख में से 60,000 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 28,40,000। ये यहां से निकल जाएगा, मैं एक आईसीटी करना भूल गया था, एडजस्टमेंट नहीं पढ़ा हमने जल्दी जल्दी में। और इसी तरीके से यहाँ का जो परचेस होगा ना, जो परचेस है वहां से ही माइनस हो जाएगा 60, तो जो 18 लाख है माइनस 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 लाख, हो जाएगा 17,40,000। बाकी सब सेम रहेगा, डिफरेंस भी सेम रहेगा, प्रॉफिट भी सेम रहेगा। हाँ, इसके अंदर ही आपको वो अनरियलाइज प्रॉफिट जानना पड़ेगा। बताओ कितने का माल बेचा था 60, 1/4 of the goods remain unsold on 31st March 2023. The goods were valued at cost of the holding company closing stock purpose. कितना प्रॉफिट लिया था 50 का कॉस्ट था, बेचा कितने में 60 में था, इसका मतलब 10 का प्रॉफिट लिया होगा, डिफरेंस तो 10 ही आएगा ना, 60 में बेचा 50 उसकी कॉस्ट थी, तो ये प्रॉफिट था। 1/4 of the goods remain unsold, अब इसमें से 1/4, 1/4 मतलब कितना 2500, ठीक है, ये प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज्ड है। अब किसने माल बेचा था, ड्यूरिंग द ईयर एस लिमिटेड ने माल बेचा, इसका मतलब ये तो एस का प्रॉफिट हुआ, और एस के प्रॉफिट में दोनों लोगों का हिस्सा होता है, एक तो होता है होल्डिंग का, दूसरा होता है माइनॉरिटी का। तो होल्डिंग का कितना होगा 3/4 जितना, तो 3/4 कितना होगा, और इसका कितना होगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1875, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर, जो आपने प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में बढ़ा के रखा था वो 1875। एंड अब जो आएगा इसे हम बोलेंगे बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। एंड अल्टीमेटली टोटल फिर से इतना टोटल यहाँ पे नीचे आ जाना चाहिए,
2,84,000 टोटल यहाँ पे हो जाना चाहिए। देखिए इतना बैलेंस आता है। इतना बैलेंस आता है, जरा चेक कर लेते हैं। देखो 2,84,000 माइनस करेंगे उसमें से 6,000, माइनस कर देंगे उसमें से 25,500, माइनस कर देंगे 26,625, माइनस कर देंगे 50,000, माइनस कर देंगे 1,875। ओहो, 2,84,000, 2,84,000 भाई क्यों नहीं हो रहा है? 2,84,000 में से माइनस करेंगे 6,000, 25,500, 26,625 और फिर से 2,84,000। ये आ गया 1,74,000। एक्सेट डिफरेंस यहाँ पे आएगा 1,74,000। ठीक है। इसमें से ये सब चीजें क्या कर दिया हमने, माइनस। तो एक्सेट इतना डिफरेंस आ जाएगा 1,74,000। क्लियर। ठीक है।